भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। जिस दौर से आज हम भारतवासी गुजर रहे हैं उसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा और आने वाली पुश्तें इस समय के किस्से व कहानियां सुनते और पढ़ते रहेंगे। ये एक ऐसा आपातकाल रहा जिसमें आधे मार्च से लेके मई व जून तक लोग अपने अपने घरों में बंद रहे। लेकिन यह आपातकाल और इसका कर्फ्यू कानून व्यवस्था के लिहाज से नहीं बल्कि महामारी के कारण लगा था, जिसका उद्देश्य लोगों को दबाना व प्रताड़ित करना नहीं, उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा देना था। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व भी भारत में एक इमरजेंसी लगी थी और उस आपातकाल को देश का काला अध्याय कहा जाता है। वो 25 जून 1975 की ही तारीख थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की और इसी घोषणा के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी, उनके मौलिक अधिकार और भारत के प्रजातंत्र पर एक ग्रहण लग गया। भारत देश पर लगा यह ग्रहण जल्द समाप्त नहीं हुआ। वो 19 महीनों तक चला और इस दौरान जो कुछ भी हुआ उसके कई किस्से व कहानियां हैं। हम उस तरफ नहीं जाएंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के माध्यम से सिर्फ यह बताने का प्रयास करेंगे कि 1975 के दौरान क्यों और कैसे व किन परिस्थितियों में आपातकाल घोषित किया गया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 की रात को प्रधानमंत्री आवास के गलियारे में गृह राज्य मंत्री ओम मेहता की मुलाकात सिद्धार्थ शंकर रे से हुई। गृह राज्य मंत्री ने रे को बताया कि सभी अखबारों की बिजली काट दी गई है। रे, जो कुछ समय पहले तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ थे और इमरजेंसी क्यों और कैसे लगाई जाएगी इस बारे में उन्हें सलाह दे रहे थे, अब गृह राज्य मंत्री के मुख से यह बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। अगले दिन कुछ ही अखबार छपे और विपक्ष के बड़े नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, आडवाणी, वाजपेयी, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जून 1975 को पूरे देश को रेडियो पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने को मिला। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इमरजेंसी लग चुकी थी। एक काले अध्याय की शुरुआत भारत के इतिहास में हो चुकी थी और इसके बाद यह काला अध्याय 19 महीनों तक चला। इसमें क्या कुछ हुआ यह सब आपने सुना है, पढ़ा है, सबको पता है। लेकिन आखिर आपातकाल की घोषणा की क्यों गई? क्या आवश्यकता पड़ी देश की आयरन लेडी को इमरजेंसी लगाने की? सरकार ने तो तब आंतरिक अस्थिरता का हवाला देकर इमरजेंसी लगाई थी। कहा था कि हड़तालों और प्रदर्शनों के कारण देश के विकास की गति रुक रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण अपनी किताब केस दैट शुक इंडिया में इसके बारे में एक अलग राय रखते हैं। इस किताब में वो उस आपातकाल के कारण के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस किताब में उस केस के बारे में जिक्र है जिस केस के बाद भारत में इमरजेंसी की घोषणा हुई। क्या था वो केस? क्या हुआ था ऐसा कि लोगों में इतना लोकप्रिय होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी जैसी दिग्गज नेत्री को आपातकाल लगाना पड़ा? आइए जानें। बात है साल 1969 की। इंदिरा गांधी का कद कांग्रेस में इतना बढ़ गया था कि कांग्रेस के खुद दो धड़े बन गए थे और 1969 का वो चुनाव कांग्रेस के दोनों धड़ों ने लड़ा, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर की नेता खुद इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने ये इलेक्शन वहां से लड़ा जो कांग्रेस का आज के समय पर भी गढ़ माना जाता है, रायबरेली। इंदिरा गांधी की पकड़ कितनी थी इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सभी विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस ओ भी शामिल था एकजुट हो गए थे। उन्होंने रायबरेली से अपना कैंडिडेट खड़ा किया। कैंडिडेट का नाम था राजनारायण। हालांकि राजनारायण अपनी जीत पर आश्वस्त थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक बड़े मार्जिन से वहां जीत दर्ज की। कितना बड़ा मार्जिन? 1,10,000 वोटों से ज्यादा का मार्जिन। अब राजनारायण को यहां लगा कि यहां कुछ घपला हुआ है। राजनारायण ने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई कि केमिकल ट्रीटेड बैलेट पेपर पर वोटिंग हुई है और इस थ्योरी को लेकर वो उस समय के बड़े वकील और प्रशांत भूषण के पिता वकील शांति भूषण से मिले। शांति भूषण इस बात पर जाहिर सी बात है कन्विंस नहीं हुए।
लेकिन उन्होंने केस लड़ा। किस आधार पर लड़ा? पहला, इलेक्शन में करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस, जैसे कि सरकारी मुलाजमों या सरकारी तंत्र का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना। दूसरा, जितनी अनुमति है उससे ज्यादा का खर्चा इलेक्शन में करना। और तीसरा और सबसे दिलचस्प था कांग्रेस द्वारा इलेक्शन में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल। कैसे? उस समय कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल गाय और बछड़ा था। शांति भूषण का तर्क था कि गाय हिंदुओं के लिए एक धर्म का प्रतीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल वर्जित होना चाहिए। अप्रैल 24, 1971 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह पिटीशन दायर किया गया। काफी पॉइंट्स कोर्ट के द्वारा और काफी खुद पिटीशनर के द्वारा निरस्त कर दिए गए, लेकिन एक छोटी सी कड़ी यहां फंस गई यशपाल कपूर की। यशपाल कपूर उस समय इलेक्शन में इंदिरा गांधी के इलेक्शन एजेंट थे, लेकिन एक सरकारी मुलाजिम कभी भी इलेक्शन एजेंट नहीं बन सकता। तर्क वितर्क हुए लेकिन कोई बात नहीं निकली। फिर आई वो घड़ी जब पहली बार देश की प्रधानमंत्री को खुद कोर्ट में आना पड़ा। इंदिरा गांधी के पक्ष की स्ट्रेटजी ये थी कि जब खुद प्रधानमंत्री कटघरे में खड़े होंगे तो कौन उन पर जजमेंट दे पाएगा, कौन उनसे तर्क वितर्क कर पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 18, 19, 20 मार्च 1974 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट बुलाया गया। एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाने के लिए तारीख मुकर्रर की। तारीख थी जून 12, 1975। राजनारायण के वकील शांति भूषण उस समय मुंबई में थे और दूसरे केस लड़ रहे थे। उन्हें उस समय अपने भाई का फोन आया और उस फोन पर उनके भाई ने उन्हें बताया कि आप ये केस जीत चुके हैं। इंदिरा गांधी का इलेक्शन खारिज कर दिया गया था और अगले 6 वर्षों तक उन्हें किसी भी पब्लिक ऑफिस के पद धारक होने पर बैन लगा दिया गया था। इंदिरा गांधी के दल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से समय मांगा। समय मिला भी और कंडीशनल स्टे सुप्रीम कोर्ट से भी मिला। कहा गया जब तक केस की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में पूरी नहीं हो जाती इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री रहेंगी। लेकिन इतने में आपातकाल घोषित हो गया। लोगों की नसबंदी करना यहां पर शुरू किया गया। उसके लिए भी टारगेट दिए गए और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स ने कवारों तक की भी नसबंदी कर डाली। इसके बाद झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाए गए और वो भी बिना उन्हें कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट दिए हुए। विपक्ष सब जेल में डाल दिया गया। इसी बीच संसद का सत्र बुलाया गया और संविधान का संशोधन किया गया। इस संशोधन में इतना बदलाव लाया गया कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। संशोधन कुछ इस प्रकार हुआ कि इंदिरा गांधी जिन कारणों से और जिन आर्टिकल के उल्लंघन से दोषी पाई गई थी वे सब बदलकर इस प्रकार बना दिए गए कि अब इंदिरा दोषी नहीं रही और उनका इलेक्शन भी कैंसिल नहीं हुआ। इसके बाद देश 19 महीने तक एक ऐसे काले अध्याय से गुजरा जिसे लोग इमरजेंसी कहते हैं। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ऐसा अमूमन लोग कहते हैं। कितना डर्टी हो सकती है इसको समझने के लिए ये एक केस ही काफी है, जहां अपनी गद्दी बचाने के लिए एक व्यक्ति ने प्रजातंत्र के चारों स्तंभों को हिला दिया। अखबार बैन हो गए, ऑपोजिशन सब जेल में डाल दी गई और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उसे पूरी तरह से ही बदल दिया गया। किस लिए? ताकि गद्दी संभली रहे। हम अपने इतिहास को भूलते हैं, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी बार हम उसे भूलने की गलती करते हैं उतनी ही बार वो दोबारा रिपीट होकर हमें वही सबक फिर से सिखाता है। इस वीडियो के लिए रिसर्च के तौर पर प्रशांत भूषण की किताब केस दैट शुक इंडिया की रेफरेंस ली गई है और इस वीडियो में मेरा साथ कैमरा पर वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने दिया। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।